जय हिंद दोस्तों, मैं नदीम। एक बार फिर आप सभी का स्वागत है आपके अपने प्यारे चैनल एडवेंचर क्लासेस में। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमारी जो कक्षाएं हैं वो पैट 2024 के लिए रनअप हो रही हैं और इसी के साथ हम अपने सब्जेक्ट को आज स्टार्ट करने जा रहे हैं। और हमारा सब्जेक्ट क्या भी है? इतिहास है। और इतिहास के अंतर्गत आज जो है हम पढ़ने वाले हैं, हमारा पहला ही टॉपिक है सिंधु घाटी सभ्यता। ठीक है, इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो देखिए, जो सभ्यता है, सभ्यता मतलब होता है समाज। अब समाज में रहने वाले जो लोग होते हैं, अगर उनके बारे में आपको जानना है तो सबसे पहले उन लोगों की आपको क्या जानना होगा कि राजनीतिक स्थिति क्या है, सामाजिक स्थिति क्या है या आर्थिक स्थिति क्या है। ठीक है, तो सिंधु घाटी सभ्यता में भी भैया लोग रहते थे, है ना। इन लोगों के बारे में अगर हमें जानना है तो हमें इनकी भी राजनीतिक, आर्थिक व सामाजिक स्थिति को जानना होगा। ठीक है, और क्या जानना होगा? इनके घर कैसे बने हुए थे, ये व्यापार कहां कहां से करते थे, है ना, ये लोग कपड़े कैसे पहनते थे, ये पूजा किसकी करते थे। ठीक है, ये सारी बातें हम इसमें कर रहे होंगे। लेकिन उससे पहले कुछ संक्षिप्त विवरण जान लेते हैं इसका, है ना। कुछ संक्षिप्त विवरण जान लेते हैं कि भैया सिंधु घाटी सभ्यता को और किन नामों से जाना जाता है ना। और सिंधु घाटी सभ्यता का भौगोलिक विस्तार कहां से कहां तक है। ठीक है, कितने किलोमीटर फैली हुई थी ये सभ्यता आपकी। ठीक है, ये सारी चीजें हम इसमें कर रहे होंगे। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और पहला ही क्या भैया? अन्य नाम, यानी सिंधु घाटी सभ्यता को और किन किन नामों से जाना जाता है। तो देखिए, आपका भैया जाना जाता है हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता क्यों कहते हैं? क्योंकि इस सभ्यता की जब खुदाई हुई थी और पहला ही नगर हमें कौन सा मिला था भैया? ठीक है, हड़प्पा मिला था। यानी जो नगर हमें मिला था तो इतिहासकारों ने उसका नाम क्या रख दिया? हड़प्पा रख दिया। ठीक है, हड़प्पा रख दिया। ठीक है, हड़प्पा रख दिया। इसी को हम क्या बोलते हैं? सिंधु घाटी सभ्यता। अब देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता क्यों बोला जाने लगा? क्योंकि इसके जो नगर है ना, जैसे हड़प्पा आपका कौन सी नदी के किनारे है? रावी नदी के किनारे है। तो जब आगे खुदाई हुई तो हमें और भी, ठीक है, और भी सारे नगर मिले। और हमने देखा जो भी नगर हमें मिल रहे हैं या तो वो सिंधु नदी के किनारे हैं या फिर जो सिंधु की सहायक नदियां हैं, ठीक है, उनके किनारे हैं। जैसे आपका रावी हो गया, ब्यास हो गया, सतलज है, ये किसकी? सिंधु नदी की सहायक नदियां हैं। तो इनके किनारे मिलने लगे। तब इतिहासकारों ने क्या बोला? इतिहासकार बोले नहीं यार, इसे हड़प्पा कहना ठीक नहीं होगा। और इसके जो नगर मिल रहे हैं वो कौन सी नदी के किनारे मिल रहे हैं? या तो सिंधु या फिर उसकी सहायक नदियों के किनारे। तो क्यों ना इसका नाम सिंधु घाटी की सभ्यता रख दिया जाए। तो ऐसे करके भैया इसका नाम अब क्या पड़ चुका है? सिंधु घाटी सभ्यता, सैंधव सभ्यता। सैंधव का मतलब होता है विस्तृत। अब आगे खुदाई हुई तो आगे खुदाई होने पर क्या पाया गया कि इसके और भी नगर मिले। और वो जो नगर हैं तो ना तो भैया सिंधु नदी के किनारे हैं, ना ही इसकी सहायक नदियों के किनारे हैं। वो तो दूर दूर मिले हमें। ठीक है, दूर दूर मिले। और इसका जो इसका विस्तार है वो कैसा है? अब बहुत बहुत ज्यादा जगह में हो चुका है। ठीक है, यानी विस्तृत हो चुका है। तो हमने इसे क्या बोल दिया? हमने सैंधव सभ्यता बोल दिया। ठीक है, अब उसके बाद क्या है? ताम्र पाषाण युगीन सभ्यता। देखिए, ताम्र पाषाण युगीन सभ्यता का मतलब क्या है? ये जो सभ्यता है तो इसके जो लोग थे वो तांबे का प्रयोग करते थे, तो इसीलिए इतिहासकारों ने क्या बोला? इसे ताम्र पाषाण युगीन सभ्यता बोल दिया। अब आपको पता है कि जो तांबा है, तांबा और जस्ते को मिलाकर इन लोगों ने एक नई धातु बना ली थी जिसको क्या बोला गया था? कांसा बोला गया। ठीक है, कांसा बोला गया। तो ये कांसे का भी प्रयोग करते थे, इसीलिए इसे कांस्य युगीन सभ्यता भी बोला जाता है। और ये जो सभ्यता है ना, इसमें अभी तक हमें कोई भी गांव नहीं मिला है। ठीक है, यानी जितने भी स्थल मिले हैं वो कैसे? वो भी नगरों के रूप में है। ठीक है, नगरों के रूप में है, इसीलिए इसको क्या बोला जाता है? प्रथम नगरीय सभ्यता भी बोला जाता है। तो ये इसके अन्य नाम है। तो आई होप आप अंडरस्टैंड हो चुके होंगे कि इनका नामकरण कब, कैसे और क्यों हुआ है। ठीक है, कब, कैसे और क्यों हुआ है। अब देखिए इसका काल निर्धारण, यानी जो सिंधु घाटी सभ्यता है तो इसका सर्वमान्य समय क्या माना जाता है? 2500 ईसा पूर्व से लेकर 1750 ईसा पूर्व। देखिए, वैसे बहुत सारे इतिहासकारों ने अलग अलग माना। ठीक है, इसका जो समय है, ठीक है, काल है, वो अलग अलग माना है। लेकिन ये जो है ना 2500 ईसा पूर्व से लेकर 1750 ईसा पूर्व, यही सर्वमान्य है। क्योंकि इस काल का निर्धारण कैसे हुआ है? तो इस काल का निर्धारण आपका हुआ है कार्बन डेटिंग विधि के द्वारा। ठीक है, कार्बन डेटिंग विधि C14 के द्वारा। ठीक है, C14 के द्वारा हुआ है कार्बन डेटिंग विधि C14। ठीक है, और ये कैसी है? ये एक नगरीय सभ्यता है। सिंधु घाटी सभ्यता का भौगोलिक विस्तार, भौगोलिक का मतलब है ये कहां से कहां तक फैली हुई थी या फिर कितने देशों में फैली है। मेनली आपका 3 देशों में फैली हुई है। कहां पर है भैया? आज का भारत, आज का पाकिस्तान और आज का अफगानिस्तान। मैं आज क्यों लगा रहा हूं? क्योंकि पहले ये जो है ना आपका भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ये एक ही हुआ करता था। ठीक है, एक ही हुआ करता था। लेकिन धीरे धीरे क्या है? डिवाइड होता चला गया। तो देखिए इसके जो मूल विस्तार है, ठीक है, मूल विस्तार का मतलब है
बहुत सारे, ठीक है, जितने भी स्थल लगभग इसके मिले हैं वो या तो भारत में आपको देखने को मिलेंगे या फिर पाकिस्तान में देखने को मिलेंगे। तो इसीलिए यहां पर मैंने क्या लिखा है, मूल विस्तार, यानी इसका जो मूल विस्तार है वो आपको भारत या पाकिस्तान में देखने को मिलेगा। लेकिन अपवाद स्वरूप इसके दो स्थल ऐसे हैं, ठीक है, दो स्थल ऐसे हैं जो आपको अफगानिस्तान में देखने को मिलेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट, एग्जामिनर आपसे बार बार पूछता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल मुंडीगाक और सूरतगोई भैया कहां पाए जाते हैं, तो अफगानिस्तान में पाए जाते हैं, ठीक है। यही दो स्थल हैं जो हमें अफगानिस्तान में मिले हैं। अगर मैं इसके विस्तार की बात करूं, ठीक है, विस्तार, तो इसका भैया विस्तार पूर्व से पश्चिम में विस्तार कितना है, 1600 किलोमीटर है, ठीक है, यानी पूर्व से पश्चिम में विस्तार भैया कितना है, 1600 किलोमीटर है, और उत्तर से दक्षिण में विस्तार भैया कितना है, 1400 किलोमीटर है, ठीक है, 1400 किलोमीटर है। एग्जामिनर आपसे क्या पूछता है, वो आपसे पूछता है कि सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे उत्तरी, ठीक है, सबसे उत्तरी स्थल कौन सा है, कौन सी नदी के किनारे है, दक्षिणी स्थल कौन सा है, कौन सी नदी के किनारे है। तो याद रखनी ये वाले, ठीक है, क्या है, तो आपका उत्तरी स्थल कौन सा हो जाएगा, मांडा हो जाएगा। मांडा आपका कहां पड़ता है, जम्मू एंड कश्मीर में। कौन सी नदी के किनारे है, चिनाब नदी के किनारे है। अगर मैं दक्षिणी की बात करूं तो दक्षिणी आपका कौन सा है, दैमाबाद है, ठीक है, दैमाबाद है, कहां पड़ता है, महाराष्ट्र में पड़ता है। और कौन सी नदी के किनारे भैया, तो पिरबरा नदी के किनारे है। नदियां भी याद रखनी है, एग्जामिनर पूछता है, ठीक है, एग्जामिनर पूछता है। अगर मैं बात करूं इसका पश्चिमी, ठीक है, तो पश्चिमी स्थल कौन सा है इसका, सुतके गंडोर, और सुतके गंडोर आपका कहां पड़ता है भैया, पाकिस्तान में पड़ता है। और कौन सी नदी के किनारे, तो भैया दास्म नदी के किनारे है, ठीक है, दास्म नदी के। और पूर्वी स्थल आपका कौन सा है, आलमगीरपुर है। आलमगीरपुर आपका कहां पड़ता है, मेरठ उत्तर प्रदेश में, ठीक है। और कौन सी नदी के किनारे है, तो हिंडन नदी के किनारे है। और ये जो आपकी हिंडन नदी है ना, इसी के किनारे आपका नोएडा शहर बसा हुआ है, उत्तर प्रदेश का नोएडा शहर बसा हुआ है, ठीक है। तो पूर्व से पश्चिम में विस्तार 1600 किलोमीटर है, उत्तर से दक्षिण में विस्तार 1400 किलोमीटर है। ज्यादा भैया किसमें है, पूर्व से पश्चिम में, ठीक है। सिंधु सभ्यता की आकृति, यानी इसकी जो आकृति है वो कैसी है आपकी, त्रिभुजाकार। देखिए यहां पर मैं इंडिया का एक छोटा सा मैप बनाता हूं, ठीक है, आपको समझाने के लिए, ठीक है, हल्का सा एक मैप बना लेते हैं हम, जिससे आप बस अंडरस्टैंड हो जाएं, ठीक है, अंडरस्टैंड हो जाएं आप, और कुछ नहीं करना है। ये मान लो ये आपका इंडिया है, ठीक है, तो ऊपर वाला राज्य आपका कौन सा है, जम्मू एंड कश्मीर है, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया, ये आपका मांडा हो गया। नीचे दैमाबाद है और ये गुजरात है, तो ये महाराष्ट्र पड़ता होगा। ये मान लो ये आपका क्या है भैया, दैमाबाद हो गया, ठीक है, दैमाबाद हो गया। उत्तर प्रदेश आपका यहां पर पड़ता है ना, उत्तर प्रदेश ये हो गया। और आपका क्या है, पाकिस्तान, तो पाकिस्तान आपका ये वाला पाकिस्तान का एरिया है, ठीक है। ये तो अगर आप इनको मिलाओगे, ऐसे करके मिलाओगे ये, ठीक है, और ये ऐसे ऐसे मिलाओगे तो ये त्रिभुज के आकार की आकृति बनती है ना। इसीलिए हमने क्या बोला कि सिंधु घाटी सभ्यता की आकृति कैसी है, तो भैया याद रखना त्रिभुजाकार है, ठीक है, त्रिभुजाकार है। अब इसका क्षेत्रफल, अगर मैं क्षेत्रफल की बात करूं, ये वाला पूरा जो क्षेत्रफल है तो भैया कितना है, तो लगभग में 13 लाख वर्ग किलोमीटर है, ठीक है, 13 लाख वर्ग किलोमीटर है लगभग में ये क्षेत्रफल, ठीक है। क्षेत्रफल की बात की जा रही है। नए स्थानों के आधार पर, यानी अब क्या है, नए नए स्थान खोजे जा रहे हैं, ठीक है, नए नए स्थल खोजे जा रहे हैं, तो उनके आधार पर कितना हो गया भैया, 16 लाख वर्ग किलोमीटर है। पहले कितना था, 13 लाख, नए स्थानों के आधार पर पूछता है तो 16 लाख वर्ग किलोमीटर हो जाएगा। और अब तक कितने स्थलों को खोजा जा चुका है, तो याद रखना 2800 स्थलों को, ठीक है, 2800 स्थलों को अब तक खोजा जा चुका है। सिंधु घाटी सभ्यता के महत्वपूर्ण स्थल, तो इसके कुछ महत्वपूर्ण स्थल हैं, यहां पर आप देख लीजिए, ठीक है। आगे इनके बारे में हम डिटेल से पढ़ने वाले हैं। जैसे हड़प्पा हो गया आपका, ठीक है, मोहनजोदारो है आपका, कालीबंगा है, धौलावीरा है, लोथल है। अब देखिए हड़प्पा और मोहनजोदारो को, ठीक है, हड़प्पा और मोहनजोदारो को सिंधु घाटी सभ्यता की जुड़वा राजधानी कहते हैं, ठीक है, याद रखना। वो आपसे पूछता है कि निम्नलिखित में से कौन सी सिंधु घाटी सभ्यता की जुड़वा राजधानी है, तो आपको याद रखना है हड़प्पा और मोहनजोदारो। जिस भी ऑप्शन में होंगे इन्हीं को हमें क्या है, टिक करना है, ठीक है। कालीबंगा का अर्थ क्या होता है, तो भैया कालीबंगा का अर्थ होता है काले रंग की चूड़ियां। और धौलावीरा का अर्थ क्या होता है, धौलावीरा का अर्थ होता है सफेद कुआं। और आपका जो लोथल है ना, लोथल, तो लोथल क्या है, लोथल एक बंदरगाह नगर है, ठीक है। कहां पड़ता है, गुजरात में पड़ता है आपका। बंदरगाह नगर का मतलब होता है जहां पर ये पानी वाले शिप नहीं होते, शिप यानी जहाज होते हैं, ये रुकते हैं। तो यहां से भैया क्या करते थे, व्यापार करते थे, ठीक है, व्यापार करते थे। और इनका भैया कैसा था, ये देखिए ये अंतरराष्ट्रीय व्यापार करते थे, ठीक है। विकसित सभ्यता थी, नगरीय सभ्यता थी, अंतरराष्ट्रीय व्यापार करते थे। जैसे आपकी चीन की सुमेरियन सभ्यता होगी, है ना, इसके साथ इनके क्या थे, व्यापारिक संबंध थे।
हड़प्पा सभ्यता का नगर नियोजन, ठीक है, यानी इनके जो नगर हैं तो भैया इन्होंने नगरों को कैसे बसाया था, नगर इसके कौन से पद्धति पे बने हुए थे, ये सारी चीजें इनमें जानेंगे। लेकिन उससे पहले इसकी 3 प्रमुख विशेषताएं हैं, उनके बारे में जान लीजिए। इनके जो नगर थे ना, इनके जो नगर बने हुए थे वो पर्यावरण के अनुकूल हैं, ठीक है। पर्यावरण के अनुकूल का मतलब क्या है कि इनके जो नगर हैं उनसे क्या है, बहुत ज्यादा मात्रा में भैया प्रदूषण नहीं होता था। ये विशेष ध्यान रखते थे कि इनके जो नगर हैं उनसे क्या है, पर्यावरण को कोई नुकसान ना होने पाए, ठीक है, कोई नुकसान ना होने पाए। नगरीय स्वरूप, इनके जो नगर हैं तो उनमें भैया किसका स्वरूप मिलता है, गांव का या नगरों का, तो भैया नगरीय स्वरूप मिलता है, इसीलिए इसे हम क्या बोलते हैं, शहरी सभ्यता बोलते हैं, ठीक है, शहरी सभ्यता बोलते हैं। जल निकासी प्रणाली उत्तम है। देखिए जल निकासी, इनके जो घर थे तो घरों से जो गंदा पानी निकलता था तो वो नालियों के सहारे जाता था, और इनकी जो नालियां है ना वो आज की तरह खुली हुई नहीं थी, इन्होंने उन्हें बंद कर रखा था, जिससे क्या है, जिससे बीमारी वगैरह ना फैले। और आगे जाकर ये क्या करते थे, ऐसे ना एक गड्ढा सा बना देते थे, बड़ा सा गड्ढा। अब जो भी नालियां आ रही है ना, नालियां अपना पानी कहाँ गिरा रही है, इस गड्ढे में गिरा रही है, जिससे क्या है, जो भूजल स्थल है वो भी ठीक ठाक रहता था, ठीक है, भूजल स्थल ठीक ठाक रहता था, ठीक है। तो यहां तक आज हमने इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से जाना। आगे का जो वीडियो लेक्चर है, ठीक है, उसमें हम नगर नियोजन की ही बात करेंगे। वहां पर मैं आपको बताऊंगा कि इनके जो घर थे, ठीक है, इनके जो मकान हैं वो कौन सी पद्धति से बने हुए थे, ठीक है, इन्होंने कौन सी ईंटों का इस्तेमाल किया था, ये सारी चर्चा हम उस वीडियो लेक्चर में कर रहे होंगे। तो आई होप गाइस वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इसी के साथ मैं नदीम लेता हूं आपसे विदा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।